अजीब ढंग से पीछा पकड़ती हैं बचपन में सीखी बातें। उनकी हमें याद नहीं रहती, लेकिन वो पीछा करती हैं। अब एक बच्चा अपनी माँ को प्रेम करता है और माँ बहुत खुश होगी कि बच्चा माँ को प्रेम करता है, और माँ बच्चे को कितना प्रेम करती करेगी। लेकिन बच्चे के मन में और माँ के प्रेम की जो तस्वीर बनती चली जाएगी, माँ भी नहीं सोच सकती, बच्चा भी नहीं सोच सकता कि अंततः यही प्रेम उसकी जिंदगी भर को उपद्रव में भी डाल सकता है। अगर बच्चे के मन में अपने माँ की तस्वीर पूरी तरह बैठ गई तो वो जिंदगी भर पत्नी में अपनी माँ को खोजेगा जो नहीं मिल सकती, और वो जिंदगी भर फ्रस्ट्रेशन में जिए, जिंदगी भर तनाव और परेशानी रहेगी, क्योंकि वो खोज रहा है माँ को। उसको माँ जैसी पत्नी चाहिए, और माँ जैसी पत्नी कहाँ मिल सकती है? वो एक ही औरत थी, अब और माँ को पत्नी बनाया नहीं जा सकता, उसका कोई उपाय नहीं। अब वो अपनी माँ को खोज रहा है, वो माँ के गुण खोज रहा है, माँ की तस्वीर खोज रहा है, और वो तस्वीर उसको कहीं भी नहीं मिलेगी। उसको कोई पत्नी कभी सुख नहीं दे पाएगी, हर पत्नी के साथ मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो माँ की एक इमेज, एक धारणा उसके मन में बैठ गई। अब बचपन में सीखी गई एक धारणा जीवन भर उसका पीछा करेगी, वो कभी शांत नहीं हो सकेगा। इसलिए हर आदमी जानता है कि मुझे कैसी स्त्री चाहिए, और हर स्त्री जानती है कि मुझे कैसा पति चाहिए। एक धुंधली धारणा है भीतर, और हम उसकी तलाश में रहते हैं, लेकिन वो कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लड़की के मन में अपने पिता की तस्वीर है और लड़के के मन में अपने माँ की तस्वीर है, और वो कहीं भी मिलने वाले नहीं है। एक से व्यक्ति दोबारा पैदा ही नहीं होता। अब वो बचपन में बैठ गई तस्वीर जिंदगी भर पीछा करेगी और सारी जिंदगी को खराब कर देगी। बचपन में जो भी बैठ जाता है वो जिंदगी भर पीछा करता है, और बचपन में अगर गलत सीमाएं बिठा दी जाएं तो जिंदगी भर उनको भूलना मुश्किल है। एक आदमी बाद में बुद्धिमानी पूर्वक सोच विचार करके ये भी समझ ले कि मैं सिर्फ आदमी हूँ, न हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न इस परिवार का हूँ, न उस देश का हूँ, तो भी बहुत गहरे में वो वही रहेगा। मेरे एक मित्र 20 साल से जर्मनी में थे। अब 20 साल में उन्होंने जर्मन भाषा को वे ऐसा बोलने लगे थे जैसे उनकी मातृभाषा हो, बल्कि वे यहां लौट के आते थे तो हिंदी बोलने में उन्हें कठिनाई होती थी। हिंदी वे ऐसे ही बोलते थे जैसे कोई जर्मन हिंदी सीख के बोल रहा हो। वे हिंदी बोलना ही करीब करीब भूल गए। फिर वे बीमार पड़े और उनके दूसरे भाई उन्हें देखने गए, तो उनके दूसरे भाई ने मुझे कहा कि हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। जब वे बीमार थे और बेहोश हो जाते थे तब वे जर्मन भूल जाते थे और हिंदी बोलने लगते, और रात को डॉक्टर उनसे कहते थे उनके भाई को कि आप रात रुक जाइए, अगर आपका भाई बेहोश हो जाता तो फिर हमारी समझ के बाहर हो जाता कि वो क्या बोलता है। जब वो बेहोश होते थे तो वो हिंदी बोलते थे, जब वो होश में होते थे तो वो हिंदी ठीक से समझ भी नहीं पाते। वो जो बचपन में सीखा था वो बहुत गहरे बैठ जाता। मैंने सुना है कि भोज के दरबार में एक बहुत बड़ा पंडित आया और उसने भोज के पंडितों को चुनौती दी कि तुम मेरी मातृभाषा पहचान के बता सको तो मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा, और जो आदमी हार जाएगा उसे फिर 1 लाख स्वर्ण मुझे देनी पड़ेगी। अगर जीत गया तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मैं दे दूंगा। भोज के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग थे। एक एक विद्वान ने चुनौती स्वीकार की और रोज एक एक पंडित हारने लगा। उसकी मातृभाषा पहचाननी मुश्किल थी। वो कोई 30 भाषाएं इस भांति बोलता था कि सभी उसकी मातृभाषाएं। रोज पंडित हारने लगे। 8वां दिन आ गया। भोज ने कालिदास को कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, कैसी बदनामी होगी मेरी। एक पंडित ये भी नहीं पहचान पाता है कि मातृभाषा कौन सी है। बोलना तो दूर, समझना दूर, मातृभाषा कौन सी है ये भी नहीं बता पाता। लोग क्या कहेंगे। कालिदास से कहा कि तुम कुछ करो। कालिदास ने कहा मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ करने की कोशिश करूँ। उस दिन जब पंडित जीत कर जा रहा था 1 लाख रुपए 8वें दिन लेकर फिर जा रहा था, बड़ी सीढ़ियों पर दरवाजे के सामने कालिदास से बातें कर रहा था। जब वो सीढ़ियां उतरने लगा कालिदास ने उसे जोर से धक्का दे दिया, सीढ़ियों से नीचे गिरा, 25-30 सीढ़ियों से नीचे, और उठकर उसने जो गाली दी वो मातृभाषा में दी। कालिदास ने कहा माफ करिए ये तकलीफ देनी पड़ी और कोई उपाय न था, ये आपकी मातृभाषा होनी चाहिए। रुपए नहीं जीतने हैं लेकिन हम खोज करना चाहते थे कि मातृभाषा क्या है। वो जो बचपन में बैठी हो वो बहुत गहरे में बैठी, वो जिंदगी भर पीछा करती। हम कितना ही सीख ले फिर असल में बचपन में पकड़ी गई मानसिक बीमारियों से छुटकारा करीब करीब असंभव हो सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल। और ये जो सारी मनुष्य जाति इतनी बीमार दिखाई पड़ रही है, बचपन में पकड़ी गई मानसिक बीमारियों का
बचपन में हम सीमाएं सिखा रहे हैं, असीम नहीं। बचपन में हम अतीत से बांध रहे हैं, भविष्य की तरफ मुक्त नहीं कर रहे हैं। बचपन में हम धर्म सिखा रहे हैं, आदर्श सिखा रहे हैं, बचपन में हम सब सिखाए दे रहे हैं, और बचपन एक कारागृह बन जाएगा, और ये कारागृह जिंदगी भर साथ रहेगा। आप कहीं भी जाओ, घर के बाहर निकलना आसान है, लेकिन हिंदू के बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। हिंदू आपके चारों तरफ जुड़ा ही रहेगा। आप कहीं भी जाओ, आपके आसपास मुसलमान की दीवार साथ में चलेगी, वो आपके शरीर के चारों तरफ चिपका हुआ जाल, जिससे छूटना बहुत मुश्किल है। और परिवार इस जाल की शुरुआत, वो प्राथमिक चरण, क्या मनुष्य को परिवार से मुक्त किया जा सकता है? निश्चित ही किया जा सकता है। और अगर माँ बाप बच्चे को प्रेम करते हैं तो उन्हें उसे परिवार से नहीं बांधना चाहिए। उसे निरंतर कोशिश करनी चाहिए कि वो कितना मुक्त जी सके। उसका किसी से कोई आइडेंटिटी, उसका किसी से कोई तादात्म्य ना हो पाए। वो एक व्यक्ति की हैसियत से खड़ा हो सके, एक श्रृंखला की कड़ी की हैसियत से नहीं, एक व्यक्ति की हैसियत से खड़ा हो सके, अपनी हैसियत से खड़ा हो सके। अरविंद के पिता एक बहुत अद्भुत आदमी, शायद आपको पता हो या ना हो। अरविंद को उन्होंने 5-6 साल की उम्र में हिंदुस्तान के बाहर भेज दिया, और जिस स्कूल में रखा था इंग्लैंड में, वहां के शिक्षकों को और वहां के प्रिंसिपल को कहा कि मेरे लड़के को किसी धर्म की कोई शिक्षा न दी जाए। वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा किसी धर्म की तो शिक्षा मिलनी चाहिए। अरविंद के पिता ने कहा मैं किसी धर्म की शिक्षा नहीं देना चाहता, क्योंकि कितने लोगों को धर्म की शिक्षा दी गई और वो जो कर रहे हैं उससे ज्यादा अधर्म और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को किसी धर्म की शिक्षा नहीं देना चाहता। अगर उसकी जिंदगी में उसे खोज करनी होगी, वो खोज करेगा। और मेरे बच्चे को कभी हिंदू ना समझा जाए और कभी भारतीय ना समझा जाए। और उस प्रिंसिपल ने कहा ये कैसे हो सकता है? उनके पिता ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक मुक्त व्यक्ति की तरह बने। वो किसी जाति की स्मृतियों को लेकर बड़ा ना हो और किसी परंपरा की कड़ी की तरह एक हिस्सा न बने। वो अपनी हैसियत से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो दूसरों के कंधों पर खड़ा ना हो। मैं यही चाहता हूँ। बाप बीमार पड़ गए, लेकिन बेटे को उन्होंने बुलाया नहीं। बहुत हिम्मत के आदमी रहे होंगे। अरविंद जैसा बेटा पैदा करने के लिए वैसे भी हिम्मत पर आदमी चाहिए। बाप बीमार थे, लेकिन उन्होंने बेटे को नहीं बुलाया। घर के लोगों ने कहा कि बेटे को बुला लें, आप बीमार। उनके पिता ने कहा कि अच्छा है कि वो मुझसे न बंधे, उसे याद भी न रहे कि उसका कोई पिता है, ताकि अतीत से उसका सारा संबंध टूट जाए। बहुत अद्भुत हिम्मत के आदमी रहे, तो उससे मेरा कोई संबंध भी ना होता कि वो अतीत से, मैं उसकी कड़ी हूं जिससे वो अतीत से दिपास से जुड़ा हुआ है। वो कोई कड़ी उसे याद भी न रह जाए। वो भविष्य का नागरिक हो, अतीत का बोझ लेके खड़ा ना हो, भविष्य का मुक्त नागरिक। अरविंद के पिता मर गए, अरविंद को पता भी नहीं चला। अरविंद जब वापस हिंदुस्तान आए तब उन्हें पता चला कि उनके पिता चल बसे, और इसलिए खबर नहीं की कि मुझसे कोई स्मृति भी न जुड़े। वो भविष्य का नागरिक होना चाहिए। हम सब अतीत के नागरिक। और अरविंद में जो प्रतिभा प्रकट हुई, उसमें उनके पिता का 90% हाथ। अरविंद में जो भविष्य की एक प्रेरणा उदय हुई और भविष्य का जो एक दर्शन अरविंद को हो सका, और मनुष्य के भावी विकास के लिए वे जो सोच सके, वो सब में उनके पिता का हाथ है। जो अतीत के बोझ को उन्होंने काट दिया, अतीत से श्रृंखला तोड़ दी। क्या हम एक ऐसा समाज कभी बना सकेंगे जहां माँ बाप बेटे को अतीत से जोड़ने वाले नहीं, तोड़ने वाले बने? तो ही हम मनुष्य के दुख और मनुष्य की सूली पर लटकी हुई इस हालत को नीचे उतार सकते हैं, अन्यथा ये उतारना बहुत मुश्किल है। आज मैं तीसरा सूत्र ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को अतीत से मुक्त करना है ताकि वे भविष्य के मुक्त नागरिक हो सकें। लेकिन हम सब पीछे से बंधे हैं। और कुछ क्षण हैं व्यक्ति के जीवन में जिनको मैं मोमेंट्स ऑफ एक्सपोजर कहता हूं। जैसे कि कैमरा का एक्सपोजर होता है, एक क्लिक दबाया और कैमरा खुला, और एक क्षण में जो उसके भीतर चला गया वो भीतर बैठ गया और फिल्म ने पकड़ लिया। ऐसे ही मनुष्य के मन में भी एक्सपोजर के क्षण होते हैं जब उसका मन खुलता है और कुछ चीजों को पकड़ लेता है। आदमी की जिंदगी में ऐसे 10-5 क्षण होते हैं जो मोमेंट्स ऑफ एक्सपोजर। अगर उन क्षणों में भूल हो जाए तो जिंदगी भर के लिए भूल हो जाती है। बचपन में ऐसे क्षण सर्वाधिक होते हैं जब बच्चे का मन खुला होता है और जो भी उसमें प्रवेश कर जाता है वो प्रवेश
कर जाता है और उसकी आत्मा में उसकी छवि अंकित हो जाती है। मैं एक बहुत हैरानी की घटना पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था कि एक वैज्ञानिक मुर्गियों पे कुछ प्रयोग करता था। अब मुर्गी का बच्चा जैसे ही अंडे के बाहर निकलता है अपनी मां के पीछे भागना शुरू कर देता है। अंडे से बाहर निकला और मां भाग रही है, वो उसके पीछे भागने लगे और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाएगा वो मां के पीछे भागता रहेगा। एक वैज्ञानिक ने एक अद्भुत प्रयोग किया। जब मुर्गी का चूजा बड़ा हो गया और अंडा टूटने के करीब आया तो उसने उसकी मां को तो हटा दिया और मां की जगह एक गैस का भरा हुआ गुब्बारा रख दिया, उसी रंग का, लाल रंग का एक गुब्बारा रख दिया। और जब अंडा टूटा और उसमें से बच्चा बाहर निकला तो उसे मां तो नहीं दिखाई पड़ी, उसे दिखाई पड़ा गुब्बारा। वो मोमेंट ऑफ एक्सपोजर है। जब बच्चा पहली दफा जगत में आता है तो उसका मन खुलता है पूरा और वो जो भी भीतर ले जाता है वो सदा के लिए भीतर हो जाता है। वो गुब्बारे के पीछे भागने लगा। फिर उसकी मां को भी ले आया गया लेकिन मां की तरफ उसने ध्यान भी नहीं दिया। फिर लाख कोशिश की गई कि वो अपने मां के पीछे भागे लेकिन वो मां को पहचान नहीं सका। गुब्बारा उसकी मां हो गया। वो गुब्बारे के पास आके सिर टिका के सो जाता था, वो गुब्बारे के नीचे घुस के बैठ जाता था, वो गुब्बारे के पीछे भागता था, वो गुब्बारे की तरफ चोंच फैलाता था कि गुब्बारा उसकी चोंच को कुछ दे दे, लेकिन वो मां को नहीं पहचान सका। वो मर गया बच्चा। फिर तो बहुत मुर्गी के बच्चों पर प्रयोग किया गया और पाया गया कि उस क्षण में, पहले क्षण में उनका मन जो पकड़ लेता है वही उनकी मां बन जाती है। सबके साथ वैसे क्षण है, आदमी के साथ भी वैसे क्षण। एक बच्चा पैदा होता है और मां के प्रति जो इतना बड़ा प्रेम है उसका पहला कारण यह है कि वो मोमेंट ऑफ एक्सपोजर में पहले मां ही उसको उपलब्ध होती है। जब उसका मन खुला होता है मां की तस्वीर भीतर चली जाती है। लेकिन ये खतरनाक भी है एक अर्थ में, क्योंकि लड़के के मन में भी मां की तस्वीर चली जाती है और लड़की के मन में भी मां की तस्वीर चली जाती है। और मनुष्य के जिंदगी में, मनुष्य के प्रेम और दाम्पत्य में बाधा डालने वाला एक कारण ये भी है, क्योंकि जो तस्वीर भीतर चली गई है लड़के के मन में, अब जिंदगी भर वो इसी तस्वीर को खोजता रहेगा। पहले मां के प्रेम में उसको पाएगा और परिपक्व कर लेगा, तस्वीर मजबूत हो जाएगी। फिर जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, पहली दफा यौन की दृष्टि से व्यक्ति परिपक्व होता है, तब फिर मोमेंट ऑफ एक्सपोजर आता है, जिसको लोग कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। वो कुछ भी नहीं है, वो कोई मोमेंट ऑफ एक्सपोजर है। वो कोई का वो मामला है जैसे उस मुर्गी को प्रेम हो गया गुब्बारे से। वो मुर्गी का बच्चा गुब्बारे के पीछे घूमने लगा। वो लव एट फर्स्ट साइट, वो पहली नजर है प्रेम, खुल गया मन और वो गुब्बारा भीतर बैठ गया। जब यौन की दृष्टि से व्यक्ति पहली दफा परिपक्व होता है तब फिर उसका मन खुलता है और जो पहली तस्वीर भीतर बैठ जाती है वो भीतर प्रवेश कर जाती है और गहरा प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर इन दोनों तस्वीरों में भीतर संघर्ष हो जाए तो वो व्यक्ति कभी भी शांति से जी ना पाएगा और इन दोनों तस्वीरों में संघर्ष हो जाता है। अभी इजराइल में वे एक प्रयोग करते हैं किबुस, और उस प्रयोग ने बड़ी सफलता पाई है। वो इस मोमेंट ऑफ एक्सपोजर को ध्यान में रख के किया गया प्रयोग, और आज नहीं कल सारी दुनिया को करना पड़ेगा। वे छोटे बच्चे को मां के पास ज्यादा देर नहीं पालते, बल्कि हर 3 महीने में उसकी नर्स बदलते रहते हैं, ताकि उसके मन में किसी एक स्त्री का कोई फिक्सेशन, कोई एक चित्र ना बन पाए। वो बड़ा होते होते 20-25 नर्सों को मां जैसा प्रेम करे और मां बदलती चली जाए। 20-25 चित्र बने तो धुंधला हो जाएगा, कोई एक चित्र भीतर न रह जाएगा। और यह अनुभव किया गया है कि वैसा बच्चा फिर किसी भी स्त्री को ज्यादा सरलता से प्रेम कर सकता है, बजाय उस बच्चे के जो अपने मां के ही चित्र को पूरी तरह निश्चितता से भीतर पकड़ लेता है और जिसका चित्र बहुत साफ होता है, जिसका चित्र धुंधला नहीं होता। अब सारा दाम्पत्य सड़ गया है, सारा दाम्पत्य दुख की सूली से भरा हुआ है, सब सूली पर लटके हुए हैं, लेकिन कोई भीतर उतर के देखने की फिक्र में नहीं है कि कारण कहां है और क्या। लड़के के मन में मां का चित्र बैठ जाए ये तो ठीक है, लेकिन लड़की के मन में भी मां का चित्र बैठ जाए तो बहुत कठिनाई हो जाए। जरूरी है कि लड़की के मन में बाप का चित्र बैठे, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसमें सब बच्चों को मां पालती है, बाप तो किन्हीं को पालता नहीं। आने वाले भविष्य में लड़कियां बाप के निकट ज्यादा पाली जानी चाहिए, लड़के मां के निकट ज्यादा पाले जाने चाहिए, तभी हम दाम्पत्य जीवन से दुख और पीड़ा और कलह को हटा पाएंगे, अन्यथा नहीं हटा पाएंगे।
तक का 5000 वर्षों में जितने विवाह के प्रयोग हुए सभी असफल हो गए, क्योंकि प्रयोग ऊपर से होते हैं, भीतर कुछ और गहरी जड़ें जो हमारे ख्याल में भी नहीं। लड़की के मन में भी अगर मां का ही चित्र बैठ जाए तो बहुत खतरा है। खतरा यह है कि हो सकता है वो किसी पुरुष को कभी ठीक से पूरा प्रेम न कर पाए। वो पहले क्षण में जो तस्वीर बैठ गई है वो तस्वीर खतरनाक हो सकती है। पहली तस्वीर लड़की के मन में पुरुष की ही बैठनी चाहिए, और वो भी एक ही पुरुष की नहीं बैठनी चाहिए, वो भी उचित है कि और ज्यादा पुरुषों की बैठे, ताकि कोई निश्चित तस्वीर ना हो और वो निश्चित तस्वीर की खोज जिंदगी में शुरू ना हो जाए। अगर ये हो सके तो हम दाम्पत्य के दंश को, कलह को, दुख को, सफरिंग को अलग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन इस सब पर कोई ध्यान नहीं है, और एक एक आदमी अशांत हो गया है, एक एक आदमी पीड़ित हो गया, और एक एक आदमी अपनी अशांति और पीड़ा के लिए तरकीबें खोजता फिरता है। वो पूछता है मैं शांत कैसे हो जाऊं, जबकि अशांति के कारण इतने गहरे हैं और इतने सामूहिक हैं और इतने अतीत से जुड़े हुए हैं कि उस एक व्यक्ति की सामर्थ्य के बाहर हो जाता है कि वो कुछ कर पाए। वो करीब करीब बेबस, भाग्य के हाथों में बंधा हुआ अनुभव करता है, कुछ भी नहीं कर पाता, तड़पता है, परेशान होता है और मर जाता है।